दो दिनों की शानदार तेजी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती के हैं संकेत और एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में। अगर कमजोर खुले तो क्या खरीदारी के मौके होंगे या करना है इंतजार? कैसा रहेगा आज का ट्रेडिंग सेशन और क्या करें आप? तैयारी रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन हो जाइए तैयार, आ गया और थोड़े एक्शन पैक्ट मंडे और ट्यूसडे के बाद क्या मिडवीक और एक्शन पैक्ट रहने वाला है या फिर आएगी थोड़ी सुस्ती? ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सुस्त हैं ज़रूर। इस पर लेंगे अनिल जी की भी राय और बाकी सारे फैक्टर्स पर ही करना है फोकस। पहले तो आज के ट्रिगर्स बता दें। आज के ट्रिगर्स अमेरिका से हल्की सुस्ती हल्की कमजोरी के आते दिखे हैं। उतार चढ़ाव के बीच डाउ मुश्किल से 51 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखा है। हालांकि नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। दोनों बंद उतने मजबूत नहीं हुए जितनी उम्मीद थी। आज बड़ा दिन है अमेरिका में। डेट डील पर कर्ज सीमा पर आज वोटिंग होनी है। इस पर दुनिया भर की है नजरें। इस बीच कच्चा तेल 4 जून को होने वाली ओपेक की बोर्ड बैठक उससे पहले 4% लुढ़का है। और आज दो बड़ी ब्लॉक डील्स की तैयारी। एचडीएफसी लाइफ और सोना बीएलडब्ल्यू, इन दो कंपनियों में बड़ी ब्लॉक डील आज देखने को मिलेगी। और आज से एमएससीआई की रिबैलेंसिंग भी लागू होगी बाजार बंद होने के बाद। चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े भी आएंगे। दोनों ही आज से बाजार बंद होने के बाद आपको ये एक्शन दिखेगा। तो एक्शन तो भरपूर सर आज दिखने वाला है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं बाजार में। एक बार पहले एक्चुअली 2 ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी राय लेनी है, बट क्योंकि एक बार पहले जिस एक्साइटमेंट से हम क्लोजिंग में कल गए थे, नास्डैक फ्यूचर 1.25% ऊपर दिख रहा था, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा था। ग्लोबल मार्केट्स ने तो डेट डील की खबर के बाद एक बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। उस हिसाब से देखें तो यूएस में तो बहुत ही सुस्त कारोबार हुआ है सर। 50 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ और नास्डैक भी सिर्फ 40 अंक ऊपर बंद हुआ है। ये कैसे हो गया उल्टा? दीपा, ये उल्टा होने के पीछे वजह भी उनके ही लोग हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि कभी कभी है ना पार्टी की बात मानना भी ठीक होता है, कभी कभी नहीं मानना भी आप रियल डेमोक्रेसी का संकेत देते हैं। एक तो डेमोक्रेसी वो है जो कि सिर्फ वोटर्स तक सीमित होती है, दूसरी डेमोक्रेसी वो होती है जो चुने हुए सांसदों में भी होती है। तो अमेरिका की डेमोक्रेसी थोड़ी एक स्टेप आगे है। वहाँ पर आप पार्टी लाइन के विपरीत जाकर भी अपनी राय रख सकते हैं, वहाँ पार्टी लाइन के विपरीत जाकर भी आप वोट दे सकते हैं। और कल हुआ ये कि 20 महानुभाव ऐसे थे जिन्होंने मिलकर ये बैठक की और ये बताया कि भाई हम इस डेट डील के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रियायतें आपने बाइडेन साहब को दे दी है, लिबरल हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और अगर वहाँ बोलने की आज़ादी है, वोट करने की आज़ादी है, तो कल जो है ना वापस से थोड़े सवालिया निशान लगे हैं। आपको याद होगा सुबह भी कल हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से डेट डील हुई है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग एकदम से मान जाए। एकदम स्मूथली जब तक वोट पढ़ के क्लियर नहीं हो जाता तब तक मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला रह सकता है, सेंटिमेंट ऊपर नीचे वाला रह सकता है। दूसरी बात यह कि चूंकि 2 साल के लिए डेट डील अप्रूव हो रही है, तो जिन लोगों को ये चाहिए कि मतलब वो कई बार होता है ना कि शादी में नाराज हुए फूफा जी। एग्जैक्टली इस तरह के लोग हर जगह मिलते हैं। तो अमेरिका में भी हैं इस तरह के लोग। तो इस बार आपने पूछ लिया, अगली शादी में तो पूछोगी नहीं। नाराज होने के लिए मतलब आपके पास कोई भी बहाना हो सकता है कि इस वाली शादी में तो आपने पूछा, अब छोटे वाले की में तो नहीं पूछोगे आप। अरे भाई कब छोटे की होगी, कब तब देखी जाएगी। मतलब अगले साल की तो आप पूछोगे नहीं, अगले साल तो आपको डेट डील पे हमें पूछना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब क्या है, पोजिशनिंग है। अब होगी नहीं होगी, हम इतने विशेषज्ञ तो है नहीं। हालांकि अगर डेट डील नहीं होनी होती है, इस तरह के संकेत होते तो अमेरिकी बाजार 50 ही नहीं गिरते, कुछ ज़्यादा ही गिरते हैं। तो मार्केट मानकर तो यही चल रहा है कि आज वोटिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आसानी से एकदम पार हो जाए बिना किसी लाग लगे लपेट के, बिना किसी वाद विवाद के, वैसा कल संकेत आया नहीं आया। और उस वजह से अमेरिकी बाजार थोड़े से ढीले हुए। मैं तो ये कहूँगा दीप, उसके बावजूद जितने कमज़ोर बंद हुए ना वो काफ़ी कम कमज़ोर बंद हुए, ज़्यादा कमज़ोर बंद हुए नहीं। 50 पॉइंट की कमजोरी कोई खास नहीं है। नैस्डैक जरूर हम उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा ऊपर होगा, लेकिन फिर भी 9.5 महीनों की ऊंचाई पर बंद हुआ है। सो अमेरिका में वैसे तो तेजी का माहौल है ही, उसमें कोई डरने सोचने घबराने की ज़रूरत है नहीं। सो आई थिंक सारा ओवरऑल एक्शन जो है आज रात के डेवलपमेंट पर है। कल ठीक ठाक पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना। मेक और ब्रेक वाला मामला कल और आज में सिर्फ एक चीज़ बदली थी। आज 3:30 बजे वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आप लॉन्ग पोजीशन आराम से लेकर जाए। यस सर, है ना। कल तक ये था, सोमवार को ये था कि चलो कोई बात नहीं, शुक्रवार को फैसला हो गया, साइन हो गया। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बाइडेन साहब ने भी कर दी, सामने वाले रिपब्लिकन वाले भाई साहब ने भी कर दी, दोनों ने हाँ भी बोल दिया।
डन। लेकिन ये जो एक आध दिन में डेवलपमेंट हुआ तो इसमें आज शाम को आपके वो ना रात को तलवार लटकी हुई है, तो आप लॉन्ग पोजीशन में सोच समझ कर करेंगे। उसका असर ये हो सकता है कि थोड़ा सा सुबह के सत्र में आप हमारे यहाँ थोड़े सुस्त रहें, हल्के रहें, वेट एंड वॉच वाले मोड में रहें, तुरंत कूदते ही खरीदारी करने के मूड में ना आए। खुलते ही कूद लूँ, 70 नीचे दिख रहा है, मुझे तो लेना ही है, वो वाली फीलिंग थोड़ी सी मिसिंग हो सकती है। सो आराम से खरीदने वाला मामला होगा, लेवल से खरीदने वाला मामला होगा, बजाय इसके कि तुरंत खुलते जहाँ खुले वहीं खरीद लें। सिर्फ इतना ही फर्क है, खरीदना है, इसमें कोई बदलाव नहीं। हमारे मूड माहौल ट्रेंड पे कोई असर नहीं, खरीदना उसमें कोई बदलाव नहीं, खरीदना ही है, क्लियर है, डन है। लेकिन कहाँ, बस वही वाली बात है। तो कहाँ वाला लेवल आज इंपॉर्टेंट है और निकाल के रखा है मेरे पास, है ना? हाँ बिल्कुल है, मुझे पता था ये जरूरत आ पड़ेगी, निकाल के रखा है, चिंता की बात नहीं। डन सर, वो लेवल मैं आपसे लूंगा, बट जरूरी नहीं कि हर आउट ऑफ सिलेबस चीज खराब हो, कभी कभी एक आउट ऑफ सिलेबस अच्छी चीज आ जाती है। बिल्कुल, कल कहीं से भी 4% की गिरावट कच्चे तेल में आ गई आउट ऑफ द ब्लू, बट अच्छा मूव है, $70 के नीचे WTI आ गया, हमारे लिए तो अच्छी बात, मोस्ट वेलकम। और वो भी 4 तारीख को, जो शनिवार को, जी 4 तारीख शनिवार, रविवार रखेंगे, 2 3 4 रविवार रखेंगे हम 4 को। तो 4 तारीख को रविवार को जो ओपेक की बैठक होने वाली है, इससे पहले कच्चा तेल फिसला, जबकि बातें तो ये हो रही थी कि प्रोडक्शन कट करेंगे। और प्रोडक्शन कट करेंगे यानी कि उत्पादन घटाएंगे तो दाम बढ़ने चाहिए, कम से कम स्थिर रहने चाहिए। उसके विपरीत कल कच्चा तेल तेजी से घटा, ये इंटरेस्टिंग लगा है मुझे। चलिए जो भी है अच्छा है, तो कच्चा तेल का घटना हमारे लिए तो ठीक है। बस बात इतनी है दीप कि आजकल हम कच्चे तेल के बढ़ने या घटने पर रिएक्शन नहीं देते। वंस अपॉन अ टाइम था वो, जब हम कच्चा तेल देख के ही मार्केट खोल लेते थे। अब वो धीरे क्या हो गया देखिए, एक तो है ना 70 हो या 80 हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता। यस सर। दूसरा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा दुनिया में 5वां सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। तो अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, डॉलर ही डॉलर पड़े हैं, करेक्ट। तो दूसरा वो एक पॉजिटिव है। सो आई थिंक इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मार्केट का रिएक्शन कच्चे तेल के बढ़ने घटने पे बहुत ज़्यादा अब रहा नहीं। अब कच्चा तेल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो एक खतरे वाली बात होती थी कि कच्चा तेल बढ़ा, ओहो इकोनॉमी बैठ जाएगी, क्या होगा भगवान जाने, ये वो ऐसा वैसा कैसे चलेगा, फॉरेक्स खत्म हो जाएगी। सोचो, मतलब है ना, इंसान हो या देश हो, मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दी। करेक्ट सर। आप सोचो, मतलब जेब में पैसा हो तो आदमी कितना निश्चिंत रहता है, वो आप देश के लिए भी देख सकते हो। करेक्ट। अगर अंदर पड़े ना $550-600 बिलियन जेब में, तो आराम से ठीक है ना, $2-5-10 बढ़ गया घट गया क्या फर्क पड़ा, कॉन्फिडेंस कितना रहता है। करेक्ट। ये आप हम नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी सेविंग जेब में हो, बचा के रखे हो, इन्वेस्ट भी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में करके रखो, लाइफ हाई पे चल रहा हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। करेक्ट। सो ये पैसे का कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी का, कि भाई फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ग्रोथ अच्छी है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो हम फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब आप नेगेटिव रिएक्शन नहीं देते किसी चीज़ पे, तो पॉजिटिव रिएक्शन भी कम ही आता है। सो अभी इस वक्त ट्रिगर नहीं है, बात अच्छी है हमारे लिए इसका घटना, लेकिन फिलहाल इसमें इसकी वजह से भागे दौड़े वैसा नहीं है। गॉट इट। अब है ना, मजा कब आएगा जी, 70 के नीचे लाओ इसको आप, 70 के नीचे। 70-75 इज गिवन, उसमें अब ट्रिगर नहीं, थोड़ा और अच्छा खासा। वो 69 टाइप 6 आया ना, जहाँ कहीं में 7 की जगह 6 दिखे डॉलर, वहां फिर है ना लगेगा हाँ अब वाकई में कुछ नया गिरा है। जैसे 70-80 की रेंज में तो ठीक है, चल ही रहा है खास। नाइमेक्स तो आ गया, ब्रेंट भी आ जाएगा। हाँ नाइमेक्स नहीं, हमें ब्रेंट चाहिए, आ जाएगा सर, उसे भी ले आएंगे। बट चलिए, अच्छी बात तो है ही, एटलीस्ट सहारा देने वाली तो एक अच्छी बात है हमारे बाजारों के लिए, क्योंकि आपने कहा कि ट्रेंड बरकरार है, मोमेंटम बरकरार है, बाय ऑन डिप्स ही है। क्योंकि कल भी हमने देखा, स्पेशली कल इंटरेस्टिंग डे था, क्योंकि 2-2:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ बाजार में, और फिर 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में आपने बोला कि डेज हाई पर बंद होने की पूरी संभावना है, और वहीं से मूव आई। तो इसे कैसे समझना है? थोड़ा वैसे रेंज बाउंड सेशन था, बट फिर से बैंक निफ्टी ने तो नए हाई बनाई है। अच्छा है, हमारे मार्केट में कोई खराबी है नहीं है। हर रोज मतलब डे हाई पर बंद हो और ऊपर से गैप अप ओपनिंग हो, ये उम्मीद करना ही गलत है कि आप बंद भी डे हाई पे हो, गैप अप भी ओपनिंग हो। आप तो ये सोचो ना कि अगर आप डे हाई पर बंद हुए हैं, आप पोजीशन नहीं लेके गए, ओवरनाइट स्ट्रेस फ्री रहे, और अगर नीचे खुलने को नीचे लेने को मिल रहा है, तो आपको फिर से मौका है। और कल आपको याद होगा दीप 3:20 पे मैंने 2 बार एक ही बात बोली कि भाइयों, अगर आप पोजीशन लेकर जा रहे हैं, ये मान के चलिए कि 100 पॉइंट नीचे खुलेगा तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, वहाँ और खरीदने का मन होना चाहिए। 18,500 आएगा तो वहाँ बेचने का मन नहीं, खरीदने का मन होना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर 44,200 आता है, 44,300 आता है, तो वहाँ आपका लेने का मन होना चाहिए, बेचने का नहीं होना चाहिए, तो ही आप लेके जाइए।
अगर आपको गैप मिले 0.5% का निफ्टी बैंक निफ्टी में तो वहां लेना है, राइट, नहीं कि देना है। गॉट इट। सो सेम वही दे रहा है आपको, 0.5% नीचे दे रहा है, लेने का मन होना चाहिए। अब लेना कहाँ है वही डिसाइड करना, वो अभी कर लेंगे। सो आई थिंक भारतीय बाजारों का मोमेंटम स्ट्रांग है। अभी कोई ऐसा संकेत है नहीं जहां पर आप कमजोरी के बारे में सोचे। पहला संकेत कमजोरी का तब आएगा 18,275 के नीचे निफ्टी बंद हो। आज मैंने ये लेवल थोड़ा सा ऊपर किया है, 18,275 ये निफ्टी का क्लोजिंग लेवल है। उसके नीचे बंद होने के संकेत आए तो देखना है, नोट कर लीजिए 18,275 और बैंक निफ्टी पे 44,000 ऊपर करिए। 43,675 का गाना हम गा रहे थे काफी देर, आज 44,000 किया। तो अगर आज 18,275 और 43,000 44,000 इसके नीचे बंद होता है तो ये हमें सोचना है कि रिव्यू करनी है पोजीशन। अगर बहुत ज़्यादा आपको सेफ रहना है तो 18,500 की क्लोजिंग चाहिए, बहुत सेफ रहना है तो मेरे ख्याल से तो 18,275 ठीक है। सो आई थिंक वी आर सेफ, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी भारतीय बाजार में पूरा संकेत बाय ऑन डिप्स का ही है। बाय ऑन डिप्स का, यस। चलिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप्स है ही हमारे बाजार। आइए फिर एक बार आज की स्ट्रैटेजी बात कर लेते हैं, फिर थोड़े स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव चाहे तो मान सकते हैं, नेगेटिव भी कर दें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े नीचे, तो ग्लोबल संकेत नेगेटिव है। एफआईएस के संकेत हैं पॉजिटिव, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल है, नेगेटिव रखे मैंने, न्यूट्रल भी कर सकते हैं। और वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड है पॉजिटिव। सो ज़्यादातर 3 तो क्लियर कट पॉजिटिव है, एफआईएस, सेंटीमेंट, ट्रेंड, और जो ग्लोबल न्यूट्रल है नेगेटिव न्यूट्रल के बीच में झूलते हुए एफडीआई नेगेटिव न्यूट्रल, तो 50-50 बराबर है। ठीक है, आइए 18,500 18,575 ये पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी का, पहला सपोर्ट जोन। और इस सपोर्ट जोन तक अगर आप आ जाते हैं तो काम हो गया। दीप क्या है, एक छोटा सा गैप छूटा हुआ पड़ा है आपका 18,500 और 18,575 के बीच में। मैं चाहता हूं कि आज वो पूरा हो जाए, संभावना उसकी बन सकती है कि अगर समझिए आप 70 पॉइंट नीचे खुलते हैं, आप बंद हुए हैं करीबन 18,635 के आसपास, करेक्ट, माफ कीजिएगा। अगर थोड़ा आप नीचे खुल जाते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छा लेवल हो जाएगा, अच्छी रेंज हो जाएगी जहां से आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सो आई थिंक वो एक अच्छा 18,500 के आसपास जिस लेवल का आज आप इंतजार कर रहे हैं, जहां पर आपका पहला एंट्री पॉइंट होना चाहिए मजबूत, वो है 18,500। ठीक है, 18,500 आएगा तो दो चीज़ें अच्छी होगी, छोटा सा गैप है वो पूरा हो जाएगा, वायदा कारोबार के लेवल्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लेवल है, सब तरीके से 18,500 बढ़िया है एंट्री करने के लिए। सो पहला सपोर्ट जोन 18,500 575, नीचे 400 450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ऊपर 18,660 690 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 18,725 750 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली शॉर्ट भी आप चाहें तो बना सकते हैं। बैंक निफ्टी 44,200 44,300 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। इसके नीचे अगर गए तो 44,000 44,150 मजबूत खरीदारी की जगह, कमजोरी के संकेत 44,000 के नीचे आएंगे, जो मैं आज अभी तो नहीं देख रहा, बाद में लेट्स सी। 44,475 44,550 कल के हाइस के आसपास पहली रुकावट है, अगर नीचे खुले और ऊपर तो पहली रुकावट ये बनेगी। ऊपर की तरफ 44,550 के ऊपर टिकने पर कोई खास लेवल सामने नजर नहीं आता, आपके लिए रास्ता खुला हुआ है 45,000 तक के आसपास का, वो कब कैसे होगा पता नहीं, लेकिन ऊपर कोई खास डेटा है नहीं आपके पास जहां आप जाकर रुकने के बारे में सोचें। ठीक है सर, पुट कॉल रेशियो एफआईएस की हल्का सा बढ़कर आया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, हालांकि ओवरबोर्ड जैसा नहीं है लेकिन थोड़ा हायर साइड पर है। विक्स थोड़ा सा घटा है, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में भी कोई खास बदलाव नहीं। स्टॉप लॉसेस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आज मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर खींचा है, वो है 18,475। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। आज है ना, आज हमको लॉन्ग पोजीशन पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा रखना है। ओके, रीजन ये है कि ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है, और रात को अगर कुछ भी भगवान न करे, कुछ भी थोड़ा ऊंचे नीचे हो गया वोटिंग में डेट डील को, तो अपने रिस्क क्यों रखना है। करेक्ट सर, ये एकदम जो डे ट्रेडर्स हैं सुबह शाम ओवरनाइट वाले, उनके लिए तो इसलिए आज पर्पसली मैं छोटा स्टॉप हो तो कल वापस कर दूंगा। आप बोलोगे अरे एक दिन तो पहले आपने छोटा किया, वापस नीचे का 18,275 करे, नहीं वही करना है। जहां रिस्क रख सकते हैं वहां रखनी, जहां नहीं रखनी है वहां कम कर लेनी। सो आज के लिए स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे क्लोजिंग दोनों 18,475, किसी को 18,450 रखना तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पर, वहां पर एकदम ठीक है। बैंक निफ्टी 43,950 44,000 के नीचे का स्टॉप लॉस है, ये भी 43,675 होता था, हमने खींच के 44,000 के आसपास ले आए ऊपर। शॉर्ट साइड पर
कल जो था स्टॉप लॉस आज वो भी होगा 18,725 और ऊपर में 44,550 के पार निकलने पे आपको शॉर्ट नहीं रहना है, ये ध्यान में रखें। जैसे 44,200 के ऊपर मना करता था शॉर्ट नहीं रहना है, अब 44,550 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना, चाहे वो दिन के दौरान हो चाहे क्लोजिंग बेसिस पे हो। ध्यान रखें, बैंक निफ्टी का ले आइए स्टॉप लॉस 44,550। जी ठीक है सर, तो 18,725 निफ्टी, 44,550 बैंक निफ्टी, ये 2 लेवल्स हैं, ये इसके ऊपर फिर शॉर्ट नहीं रहना है। नई पोजीशन सर 18,500 के आसपास खरीदना है। 500-575 सपोर्ट रेंज है, लेकिन जितना 18,500 के आसपास खरीदे उतना बेहतर है। 450 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप 600-635 दो छोटे टारगेट, 660-690 दो मीडियम टारगेट, 18,725, 750 और 785 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 18,690 से 18,775 वो बेहतरीन रेंज है जहां पर आपको बिकवाली करनी है। 18,900 का लाइफ टाइम हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो आपके बनेंगे नीचे की तरफ 18,665 और 625 दो छोटे टारगेट हैं। 665 और 635 है, इसको 635 कर दीजिए। 665, 635 दो छोटे टारगेट हैं। 18,600, 18,575 दो मीडियम टारगेट हैं और 18,500 तक के टारगेट के लिए ऊपर में आप कर सकते हैं बिकवाली भी। ओके ठीक है, चलिए ये है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 44,025, 44,200 ये बढ़िया परफेक्ट रेंज है जहाँ 2-3 टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल 44,150, 200 पहली आप एंट्री मार लिए हैं। 44,025-50 के आसपास दूसरा भी ले सकते हैं। 3 लेना तो 44,100 के आसपास भी कर सकते हैं। तो 2-3 टुकड़ों में आप बैंक निफ्टी में यहाँ खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होगा 43,950 का, ये लगा ही लेना है। 43,900 लगाएं या 950 आपकी मर्जी पर है, लेकिन 44,000 के नीचे स्टॉप लॉस आपको लगा ही लेना है। ऊपर के टारगेट 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। 44,300, 44,425 दो छोटे टारगेट है। 475, 550 दो बड़े टारगेट, क्योंकि 550 के ऊपर मेरे पास लेवल नहीं है, इसलिए फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है। तो अगर 550 पार कर गया तो फिर नए अलग ही जोन में पहुंच जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज के ट्रेडिंग लेवल्स भी अनिल जी की तरफ से। बेचने की भी बता दी सर, बेचना है आज या नहीं बेचना है? नहीं, देखिए बेचने का एक ही तरीका है दीप। अगर जो बेचना चाहते हैं वो 44,550 का स्टॉप लॉस रख के बेचें। देखो अब क्या है, जो डेटा बता रहे हैं नीचे 44,000 ऊपर में 44,500, ये रेंज को आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो 44,550 आपका स्टॉप लॉस हो गया और वो सोच के आप बेचना चाहो, ज़्यादा गैप ना करें, बेच दो एक बार। 50-75 पॉइंट की रिस्क है, बेचना चाहे बेच सकते, कोई मना ही नहीं है। 44,325 और 200 दो छोटे टारगेट, 150, 44,100 दो मीडियम टारगेट और 44,025 तक के टारगेट के लिए ये आपके लिए बिकवाली की राय भी है। गॉट इट सर, चलिए ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार 2-3 दिन ही हुए इस सीरीज को, तो कोई बैन में स्टॉक अभी तक आया नहीं, वहाँ पे बदलाव नहीं हुए। एक्शन पर आते हैं फंड्स का सर। कल 1-2 वैसे ब्लॉक डील्स हुई थी तो शायद उसका इम्पैक्ट है, पता नहीं, बट बढ़िया खरीदारी का आंकड़ा कैश में एफआईएस की तरफ से, हालांकि फ्यूचर्स में थोड़ा इन्होंने बेचा है। हाँ, फिर भी दीप 1,400 करोड़ की खरीदारी नेट स्टॉक्स में बहुत अच्छी कही जाएगी एफआईएस की तरफ से। 2,086 करोड़ की कैश में खरीदारी, 650 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली, 240 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और लोकल फंड में कोई खास बिकवाली नहीं की। 440 करोड़ की कोई बड़ी नहीं है। सो ओवरऑल डेटा बहुत मजबूत है और बाजारों के ऊपर जाने और बढ़ने की वजह भी एक ही है, आपके मजबूत एफआईएस डेटा फिर एक ही है। अब वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 18,600 में एक और ब्रेक लेवल, वहीं से आपको कमजोरी और मजबूती गिरनी। 30-35 पॉइंट नीचे आ जाए तब तक कमज़ोर नहीं है, 18,600 के नीचे से ही कमज़ोर होना शुरू करेंगे। सो आप खुलेंगे 18,575 के आसपास शायद, वहाँ से फिर आप देखेंगे कि क्या करना चाहिए। सो 18,575 के आसपास, इसलिए मैं कह रहा हूँ 18,600 के पुट पर 97 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 72 लाख शेयर है। जैसे आप 18,600 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 18,575 स्पेशली 2 दिन का लो वही है, 18,600 का पुट रेट तो थोड़ा बेचैन होगा कि 75 पॉइंट की जगह नीचे खुला हुआ है, मतलब 5-25 पॉइंट नहीं, 75 पॉइंट की रिस्क खुली हुई है। क्या करें, लॉन्ग पोजीशन कम कर लें थोड़ी, 18,500 पे वापस एंट्री कर लेंगे। ये जो भावनाएं आती है वो थोड़ी और मार्केट को नीचे ले जा सकती है। सो थोड़ा शुरुआती कारोबार में देखें खुल कर आए, अगर 18,575 के नीचे टिकता हुआ दिखता है तो खरीदने का मौका आपके लिए 18,500 के आसपास का ही बनेगा, ये ध्यान में रखिए। इसलिए अगला बड़ा सपोर्ट 18,500 आपका निकल कर आता है। ऊपर 18,700 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। बैंक निफ्टी 44,500 पर दबाकर कॉल राइटिंग होकर रखी 57 लाख शेयरों की,
और वो आसानी से पार होना मुश्किल होगा। इसलिए 44,550 के ऊपर निकलने पे ही आपको शॉर्ट काट के लॉन्ग करना है, और नीचे में 44,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये आपके लिए डेटा क्रिस्टल क्लियर। गॉट इट, ठीक है सर। चलिए सारे लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने, देखते हैं कैसा बिहेवियर आता है मार्केट्स का। थोड़े कल के बड़े एक्शन के बाद आज सुस्ती रहती है या फिर तेजी, बट स्टॉक्स यहाँ पर पूरा फोकस है। नतीजों का सीजन भी खत्म हो रहा है। आइए जानते हैं अनिल जी से आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। बिल्कुल पहले स्टॉक ऑफ द डे का। स्टॉक ऑफ द डे में एक ही स्टॉक ले रहा हूँ आज दीप, और वो फार्मा स्पेस का है, टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, और बहुत ही मजबूत नतीजे नजर आ रहे हैं। 1688 का स्टॉप लॉस, ये फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ। 1717, 1730, 1738 ये 3 टारगेट के लिए टोरेंट फार्मा में करनी है खरीदारी। और क्यों करनी है खरीदारी? डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस गजब का परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, 22% रेवेन्यू वहां से आता है। और दूसरे जो बड़े मार्केट 2 हैं इनके लिए, ब्राजील और जर्मनी, दोनों मजबूती से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नतीजे हर एक पैरामीटर पर अनुमान से बेहतर है। 4442 करोड़ का हमारा अनुमान था, रेवेन्यू से बेहतर आया है। ग्रोथ मार्जिन 72% के आसपास, नेट मार्जिन भी 29-29% रहे। यही एक उम्मीद के मुताबिक है 30 के बजाय। बाकी एक मार्जिन के फ्रंट पर छोड़ दें तो लगभग हर एक पैरामीटर पर नंबर्स ठीक है। एक्सेप्शनल लॉस वगैरह है, उसको मिलाकर आप देखें तो नंबर्स अच्छे। मुझे लगता है थोड़ा अपग्रेड्स भी आए हैं, ब्रोकरेजेस भी बुलिश है, स्टॉक में थोड़ा एक तेजी का रिएक्शन बन सकता है। इसलिए टोरेंट फार्मा खरीदारी करने की राय। चलिए, तो टोरेंट फार्मा वैसे कोई ध्यान देता नहीं है सर इस स्टॉक का। टोरेंट फार्मा बहुत रेयरली इस पे बात आती है, ट्रेडिंग कॉल्स भी आती हैं। हाँ, और स्टॉक कल भी फ्लैट बंद हुआ था हफ्ते भर में। हाँ, ये जरूरी 3 महीने में स्टॉक 16% चुपचाप बढ़ गया, पता नहीं चला। सो जो कुछ परफॉर्मेंस आई है स्टॉक में पिछले 3 महीनों में आई है, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का गाइडेंस भी जो है थोड़ा मजबूत दिख रहा है। तो आगे के लिए तो नतीजों से ज़्यादा गाइडेंस बेटर दिख रहा है, और उस पर स्टॉक में मुझे लगता है एक्शन में आ सकता है। गॉट इट, तो ये है आपके लिए टोरेंट फार्मा, इस पर रखनी है आपको नजर। और कोई स्टॉक नतीजों पर कुछ जो फोकस है वो सर? 2 और स्टॉक है दीप, जिस पर मैं रिव्यू पे के हिसाब से कहना चाहता हूँ, जो दोनों ही हाल ही की लिस्टेड कंपनियां हैं। और एक तो है मैनकाइंड फार्मा, जिसका पहला रिजल्ट है लिस्ट होने के बाद में। बहुत ही शानदार कंपनी, दमदार प्रमोटर्स हैं। आईपीओ के वक्त हमने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड भी किया था। जो सारे टारगेट्स हमने दिए वहाँ पर पहुँचा भी स्टॉक। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, सारे फार्मा शेयरों में जितने भी फार्मा शेयर जो घरेलू बाजार में कारोबार कर रहे हैं, इंडियन मार्केट से है, सब में तगड़ी ग्रोथ है। दिक्कतें बाहर के बाजारों की, अमेरिका के बाजारों की। और मैनकाइंड का तो 97-98% कारोबार हिंदुस्तान से। बहुत शानदार ग्रोथ है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मार्जिन इंप्रूव करके 20.5-20% पहुंचे हैं। मुनाफा 193 करोड़ से 294 करोड़, 50% के आसपास की ग्रोथ है। हर एक पैरामीटर पर नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ है, प्राइस पूरा लिया, प्राइस भी इन्होंने इंक्रीज की। तो मेरे ख्याल से बढ़िया नंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैनकाइंड फार्मा अच्छे नंबर्स हैं। टेगा इंडस्ट्रीज एक और ये स्टॉक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भी माइनिंग से जुड़ी कारोबार करने वाली ये कंपनी है। इतनी रिसेंटली लिस्टेड तो नहीं, लेकिन फिर भी पिछले साल भर में लिस्ट होने वाली कंपनी में है। तो यहाँ पर भी रेवेन्यू 37% बढ़कर आया, कामकाजी मुनाफा 50% बढ़ा है, मार्जिन इंप्रूव किए हैं, 26% पहुँचे हैं 23 से, यानी कि करीबन 2% के मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है। 57% का मुनाफे में ग्रोथ, बहुत मजबूत नंबर है। तो ये 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जो मजबूत नंबर देते हुए दिखे। बिल्कुल, तो कैश मार्केट के और रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। फार्मा की तरफ से भी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और नंबर्स जानते हैं। ढेरों कैश के स्टॉक्स के नतीजे आए हैं, और साथ ही कुछ और खबरें भी हैं, ट्रिगर्स और आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अरमान, नुपुर और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। मॉर्निंग अरमान, ट्रिगर्स और खबरों से करिए शुरुआत। जी बिल्कुल, ट्रिगर्स में सबसे पहले जो आज हमारे देश का Q4 का जीडीपी का डेटा आएगा। वेदांता के उनके जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल साहब, वो आज 3 बजे लगभग आपको शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए दिखेंगे। MSCI चेंजेस है जो आज से एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्लोजिंग के बाद से। इंक्लूजन्स होंगे उसमें मैक्स हेल्थ केयर, HL, सोना BLW के। और एक्सक्लूजन्स हैं अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल और इंडस टावर के। एक्स डेट है SBI में, जहाँ पर डिविडेंड है 11.3 का,
और एग्जिट रिकॉर्ड डेट के हिसाब से मैक्रो डेवलपर्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोनस इशू 1:1 के लिए है और कैबिनेट की मीटिंग है लाइकली, अगर आप देखें तो लगभग 10:30 बजे के आसपास। और नतीजों पे आ जाएं, नतीजों पे सबसे पहले अडानी पोर्ट्स पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे अगर आप नतीजे देखें तो आय लगभग 40% बढ़कर आई है। मार्जिन में आपको तो कटौती दिखेगी, 62.3% से गिरकर 56.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफा हालांकि 5% बढ़ा है, और अगर आप देखें तो जो इस बार जो Q4 में एक्सेप्शनल लॉस भी था 1270 करोड़ के आसपास का, और ओवरऑल अगर आप देखें डिविडेंड भी दिया है 5 रुपये का। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे इंपॉर्टेंट वाले और साथ ही ट्रिगर्स भी। नूपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से रिजल्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक्शन कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे कंपनी की आय देखे तो 20% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 55% इस बार ऊपर है। मार्जिन्स भी देखे तो आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, 9% से बढ़कर इस बार 11% के आसपास होते हुए नजर आए। और अब मुनाफा भी देखे तो 35% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखा रहा है। पतंजलि फूड्स मिले जुले नतीजे यहाँ पे दिख रहे हैं। कंपनी की 18% से आय बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन्स में आपको दबाव दिखेगा, क्योंकि एडिबल ऑयल बिजनेस की जो कमजोरी है वो दर्शाता है। लेकिन फूड बिजनेस जो है कंपनी का वो काफी अच्छा करता हुआ दिखा था। पतंजलि फूड्स भी आज फोकस में रहने वाला है। वेल्सपन कॉर्प, जहाँ पे कंपनी की आय डबल होती हुई दिखी है, 2000 करोड़ से बढ़ के 4000 करोड़ होती हुई नजर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 70 करोड़ से बढ़कर 420 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आया। मार्जिन 3.5% से बढ़ के 10% के हो चुके हैं। तो वेल्सपन कॉर्प भी आज फोकस में रहने वाला है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जहाँ पे नतीजे जो है वो कमजोर दिख रहे हैं। कंपनी की आय 55% से घटकर इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे कंपनी ने लॉस किया है 354 करोड़ का, और नेट लेवल पे भी देखें तो 375 करोड़ का आपको लॉस ही नजर आएगा। रोल ऑर्किड, यहाँ पर भी जैसे होटल स्टॉक्स के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की आय देखें तो 83% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। कामकाजी मुनाफा 6 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ के आसपास होते हुए दिखा है। मार्जिन 17% से बढ़ के 30%, और मुनाफा भी देखे तो आपको वो 12 करोड़ के आसपास दिखेगा, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस इस बार बढ़कर आए। एसएच केलकर, जहाँ पे कंपनी की आय 5% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 12% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, 13% से बढ़ के 14% के आसपास आते हुए नजर आए। और लास्ट में नार स्पिनिंग, जहाँ पे कंपनी की आय 27% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे माफ कीजिएगा, कंपनी की आय 27% से घट के आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 80% की गिरावट दिखा रहा है। मार्जिन भी 18% से घट के 5% के आसपास रह गए। तो कमजोर नतीजे नाहर स्पिनिंग की तरफ से। कैश के नतीजे भरपूर हैं। अरमान, दूसरी लिस्ट कौन सी है नतीजों की आपके पास? जी बिल्कुल, ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें ओवरऑल आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय में लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट है। मार्जिन जो है वो 10.4% से गिरकर 7.6% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में लगभग आपको 70% के आसपास की गिरावट दिखेगी। KRBL, आय लगभग 30% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन में आपको गिरावट दिखेगी, 16.4% से गिरकर मार्जिन 11.3% पर आते हुए दिखे, और मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर लगभग 8% के आसपास का उछाल दिखेगा। प्रेस्टीज स्टेट, आय लगभग 10% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 21% से बढ़कर लगभग 26% के आसपास आते हुए दिखे हैं। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो आय लगभग 14% बढ़कर आई है। मार्जिन में बड़ी कटौती है, 9% से गिरकर मार्जिन सिर्फ 4% के आसपास होते हुए दिखे हैं। इसी के चलते आपको दिख रहा है जो मुनाफा है वहाँ पर भी 32% की आपको कटौती दिखेगी। एपेक्स फ्रोजन फूड्स, आय लगभग फ्लैट रही है, 1% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन में बड़ी गिरावट है, 9% से गिरकर लगभग 4% के आसपास जो है वो आते हुए दिखे हैं। GMDC, आय लगभग 10% गिरकर आई है। मार्जिन्स में थोड़ी बहुत कटौती दिखी गई है, 43.7% से गिरकर 42.1% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और अंत में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, आय लगभग 38% गिरकर आई है। मार्जिन्स जो हैं वहाँ पर भी आपको कटौती दिख रही है, 7.2% से गिरकर मार्जिन्स 4.2 पर आते हुए दिखे हैं। और इसी के चलते आप देख रहे हैं मुनाफे में भी लगभग 75% के आसपास की जो है गिरावट है। और अगर आप उस हिसाब से भी देखें तो एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ था इस बार 1.6 करोड़ का, जो पिछली बार अगर आप देखें तो लॉस था 23 करोड़ का। उस हिसाब से भी नतीजा आपको काफ़ी कमजोर दिख रहा है। ओके, ये है आपके लिए कुछ और नतीजे, फाइनल सेट ऑफ नतीजे। और आज की कुछ खबरें भी हैं नुपुर, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, खबरों में सबसे ऊपर HDFC लाइफ, जहाँ पे आज ब्लॉक डील होने वाली है। कंपनी के जो प्रमोटर है ABRDN, वो कंपनी में पूरा हिस्सा बेचने वाले 1.66%, 3.57 करोड़ शेयर्स दिए जा सकते हैं। 0.0 करंट मार्केट प्राइस और 3% के डिस्काउंट पे डील हो सकती है। 1900 से 2000 की इसकी साइज़ है, तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। सोना BLW, जहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर है वो 1.9 करोड़ शेयर्स, करीबन
पौने 3.25% हिस्सेदारी ब्लॉक डील में बेचने वाले 500 रुपये के भाव पर बेचेंगे। 7% का डिस्काउंट है करंट मार्केट प्राइस से, और जो टोटल डील साइज है वो 950 करोड़ के आसपास की है। कोल इंडिया भी आज फोकस में, क्योंकि हाई ग्रेड नॉन कोकिंग कोल की जो कीमत है वो 8% से बढ़ाई गई है। जो बढ़ी हुई दरें वो 31 मई से लागू होगी। साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है कि FY24 में 2703 करोड़ की अतिरिक्त आय या कीमत बढ़ाने से संभव है। मिंडा कॉर्पोरेशन 2 जून को बोर्ड की बैठक है, पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करने वाली है। इक्विटी प्रेफरेंशियल इशू, QIP या राइट्स इशू के जरिए फंड जुटा सकती है। कल्पतरू पावर भी आज फोकस में, क्योंकि कंपनी के 3 प्रमोटर ने करीबन 6% हिस्सेदारी ऑफलोड की है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने जो प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है उसे खरीदा है, 15 लाख शेयर्स खरीदे 485 के भाव में। और किम्स, जहाँ पे जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने करीबन 3.25% हिस्सेदारी जो है वो बेची है। जो साइज़ है वो 317 करोड़ के आसपास है, 1600 के भाव पर इसे किया गया था। और लास्ट में IT हार्डवेयर और PLI स्कीम का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। 1 जून से एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी। 17,000 करोड़ की इसमें आउटले दिया जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट खबर है। ओके, तो कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और 2 बड़ी ब्लॉक डील्स भी आज होने वाली हैं, तो पूरा एक्शन यहाँ पर रहेगा। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। FIR मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए टोरेंट फार्मा, यहाँ पर आज नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स आई जेफरीज की तरफ से होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1714 की क्लोजिंग, 1650 का टारगेट। वहीं गोल्डमैन सैक्स भी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लेकिन लक्ष्य में थोड़ी सी बढ़ोतरी की, 1925 से बढ़ाकर 2025 रुपये कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1800 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1950, और नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 1838 रुपये के लक्ष्य लिए। यानी अगर आप सिर्फ जेफरीज को छोड़ दें तो बाकी सभी ब्रोकरेज हाउस में जो रिपोर्ट्स निकाली हैं करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का ही टारगेट दिया है। कोल इंडिया, यहाँ पर भी खबरों का इम्पैक्ट है। CLS से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लेकिन लक्ष्य थोड़ा सा घटा है, 280 से घटाकर 277, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 244 की कल की क्लोजिंग है। वहीं JP मॉर्गन की रिपोर्ट बढ़िया है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 290 रुपये के लक्ष्य के लिए, और ये मान रहे कि जो कीमतों में 8% की बढ़ोतरी की है, इसके चलते जो बड़ा वेज हाइक का इम्पैक्ट है वो ऑफसेट होते हुए नजर आएगा, और आगे जाके परफॉर्मेंस अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ONGC CLS से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, करीब 160 की क्लोजिंग, 225 का टारगेट। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 218 रुपये का टारगेट दिया है, और मान रहे कि 10% की डिविडेंड यील्ड है। साथ में कई सारे ट्रिगर्स और कैटलिस्ट ऐसे जिसके चलते मान रहे कि स्टॉक में बढ़त आएगी। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 155 से 165 का कर दिया है। नोमेरा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे 130 के टारगेट के लिए, और HSBC होल्ड की राय दे रहे 165 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये तो रही कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स आशीष? दीपांशु, टाटा मोटर्स CLS से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, 518 की क्लोजिंग है, 624 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। मान रहे कि अगर यूरोप में सब कुछ ठीक ठाक होता है तो FY24 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईयर हो सकता है कंपनी के लिए। सोना BLW आज फोकस में रहेगा। न्योमरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 533 की क्लोजिंग, 573 रुपये का टारगेट है। JK सीमेंट पर खास नजर रखनी, कल इस स्टॉक में एक मूव भी आया था, लेकिन आज जेफरीज की तरफ से डबल डाउनग्रेड आ गया, यानी पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य अगर आप देखें तो थोड़ा सा इन्होंने एडजस्ट किया है, 3200 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 3260 कर दिया है, 3178 की क्लोजिंग है। और लेकिन अगर आप कमेंट्री देखें तो काफ़ी मिले जुली है, मान रहे कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस Q4 में यहाँ पर देखने को मिला। मैनकाइंड फार्मा नतीजों के बाद मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे, 1356 की क्लोजिंग, टारगेट है ऊंचा थोड़ा सा ये 1400 रुपये का। शोभा पर अच्छी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट बड़ा जबरदस्त है, बढ़िया टारगेट है, 516 की क्लोजिंग है, 1024 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और मान रहे कि कंपनी ने FY24 के लिए 15 से 20% प्री सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस दी है, और FY23 में ऑलरेडी ऊंचा बेस था, इसके बाद भी बढ़िया गाइडेंस है, तो भरोसा बढ़ा इनका, 1024 का टारगेट दे रहे हैं। और अंत में PB फिनटेक यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, 600 की क्लोजिंग, 800 रुपये का टारगेट। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपको दिखने वाला है जबरदस्त एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है एक्सपर्ट से दमदार पैनल से आपकी मुलाकात करवाने का। पिक ऑफ द डे। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर क्या है आज आपको पसंद?
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे तो आपका ट्वीट पसंद है अनिल जी, और सुबह सुबह आपका जो मैंने देखा अनिल जी, ऑन अ लाइटर नोट, ऐसे ट्वीट अनिल जी आपको कल शाम को करना चाहिए थे। अच्छा, ताकि मूड बन जाता है, उसके बाद आदमी नोटा का भी प्रयोग कर लेता है अनिल जी। अब तो पूरा काम कर चुके हैं आपने। एक तो अनिल जी वो हेड एंड शोल्डर हमारे जमाने का शैम्पू, और अनिल जी वो डव साबुन, हाँ। उस जमाने में 35 रुपए का आता था, और मेरे घर पे अनिल जी मेरी सिस्टर के लिए आता था, मुझे तो अलाउड भी नहीं होता था उसको हाथ लगाना, तो वो सब चीजें याद करा दी। और मैं तो लगा कि सबसे एंड में आऊंगा, काफी लेट छोड़ा अनिल जी शो पर। अच्छा। वो कब चाय अनिल जी एक्स्ट्रा पी ली, पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। तो आपसे अनिल जी विनती है, इस तरीके के ट्वीट शाम को किया कीजिए अनिल जी। चलिए बढ़िया है, आप एंजॉय करें, पुरानी यादें ताजा की। हाँ, ये बात तो सही है, एक जमाने में डाव जो सोप होता था उसको बड़ा प्रीमियम सोप प्रीमियम माना जाता था। ये बात तो सही कह रहे हैं बंसल जी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए बढ़िया है बंसल जी, आपको पसंद आया ट्वीट, धन्यवाद। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है मेरा HIL, जिसको हमने कुछ दिनों पहले मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में भी दिया था। 2715 के अराउंड चल रहा है। कल सेकंड हाफ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार है। 2625 2625 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2920 के लक्ष्य के लिए HIL पिक ऑफ द डे है। और दूसरा अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक इस सोमवार को जो मैंने दिया था वो था ब्लू स्टार। कल वो सुमित जी के भी रडार पर आया है, स्टॉक अभी तक चला नहीं है, चार्ट्स पे पूरे संकेत हैं, तो सुमित जी को भी धन्यवाद है, मतलब कि वो कस्टमरी जो हमारा थैंक यू होता है वो कल देना रह गया था, तो वो दे रहा हूँ अनिल जी। कस्टमरी थैंक यू को मतलब हिंदी में कहते हैं खाना पूर्ति वाला धन्यवाद। तो आप खाना पूर्ति कर रहे हैं बंसल जी, मतलब फॉर्मेलिटी जिसको अंग्रेजी में जिसको ज्यादा हाँ। नहीं अनिल जी, सुमित जी के साथ तो अनिल जी बिल्कुल फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, और रीजन उसका ये है कि आजकल वो शो पे अनिल जी तभी हंसते मुस्कुराते हैं हाँ। जब उनका नाम लिया जाता है। उससे उनसे ज्यादा तो आजकल वागले जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सुमित जी जब तक अपना बैक टू नॉर्मल नहीं आते हैं तब तक फॉर्मेलिटी अनिल जी। ये बात तो सही कही एकदम, बंसल जी का ऑब्जर्वेशन 100% सही है। हाँ, सुमित जी का एक बार जाके पल्स चेक करना पड़ेगा, क्या दुख दर्द है पता कर। तो चलिए, अच्छा ये HAL है, HAL या HIL कौन सा है? HIL अनिल जी, HIL ये वो हैदराबाद इंडस्ट्रीज वाली शीटें और जी हाँ सामान बनाता है अनिल जी। हाँ, जैन साहब वाली कंपनी पसंद, जो जैन साहब को बार बार पसंद कंपनी, हाँ जैन साहब को पसंद आने वाली कंपनी HIL। यहाँ खरीदारी करने की राय है। 3820 टारगेट, 2920 है टारगेट 2920। हाँ बंसल जी, तो मतलब ये इतना 2920 हमारा PCR बड़ा पेश हो गया है। 2920 ये है टारगेट। 2625 का स्टॉप लॉस, ये लगाकर करें खरीदारी। बंसल जी की राय। विश्वेश जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मेरी ओर से पिक ऑफ जो डे है वो है PFC, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। कल काफ़ी अच्छा मूव आया था, OI में काफ़ी अच्छा एडिशन हुआ है। एट द सेम टाइम लास्ट 1 मंथ की रेंज थी मार्च से, जिसमें 175 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो ऑलमोस्ट 181 का क्लोजिंग दिया है कल। तो मुझे लगता है आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट ओपन होता है जैसा SJ इंडिकेट कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ एंट्री लेनी चाहिए। 180 170 3-4 रुपये की रेंज में लेना चाहिए। कल का लो के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे 173 का। मुझे लगता है कि आज पुल बैक के बाद शायद 185 तक के हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं PFC में। खरीदारी 173 का स्टॉप लॉस, और आपको ये लग रहा हो कि स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है 8 रुपये नीचे, तो ये मान के चले कि थोड़ा, अरे फिर तो टारगेट बहुत छोटा हो गया विश्वेश जी। 185 का टारगेट, स्टॉप लॉस 173। देखिए अनिल जी, अगर नीचे मिलता है हमें 178 की रेंज में, तो वहाँ से 7 रुपये का मूव हो जाता है। लेकिन 185 सर इंडिकेटिव लेवल है फॉर द डे। ओवरऑल अगर पैटर्न का टारगेट देखेंगे, जो मुझे लगता है कि आना चाहिए, वो करीबन 190-195 के आसपास आना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम पिक ऑफ द डे में डे के टारगेट की बात कर रहे हैं, तो मैंने छोटा सा ही टारगेट दिया। बट मुझे लगता है कि ये जो साइडवेज पैटर्न है, उसका अपसाइड टारगेट 190-195 तक तो होना ही चाहिए अनिल जी। 190-195 तक भी जा सकता है, ये टारगेट भी आप नोट कर लें, आगे ऐड कर लें। 185, 190, 195 3 टारगेट यहाँ पर आप ऐड कर दें, यहाँ तक PFC की जाने की तैयारी। कुणाल जी जुड़ चुके हैं, मुस्कुराते हुए भी दिखे, कुछ ऐसा कहा होगा बंसल जी ने उसके बाद। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी वाकई में आपने अनिल जी 5-7 कैमरे फिट कर रखे हैं, ऐसा लग रहा है। अनिल जी आप कितनी जगह नजर रखते हैं अनिल जी, हम ये देख करके अचंभित रहते हैं। नहीं सर, हमारा कवरेज बहुत स्ट्रांग है। हर एनालिस्ट के लिए हमने एक अलग अलग कैमरा रखा है। एक मतलब पूरी व्यवस्था हमारी कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि जैसे सुमित जी और कुणाल जी के लिए एक ही कैमरा हो, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग कैमरा है सर, बिल्कुल। और हर कैमरे पे हमारी नज़र है। ये आप मान कर चले हैं, नहीं हमें पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये जो आपका डर और गलतफहमी है ये हम दूर नहीं करना चाहते। जी सर। और अनिल जी देखिए खरीदारी की राय है और मुझे लगता है अनिल जी आज बाजार थोड़ा नीचे खुलना चाहिए। नीचे खुलेगा तो एक स्टॉक है जिसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर चार्ट देखें तो मुझे अनिल जी ऐसा लगता है कि इसमें एक जो कंसोलिडेशन अभी हो रहा है इसके बाद इसमें एक बड़ा मूव आना चाहिए और यहाँ पर ये स्टॉक 620 तक की एक बड़ी रैली दिखाएगा और साथ में बैंक निफ्टी को भी अपने वेग में ऊपर ले जाएगा। तो गिरावट में खरीदारी की राय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 575 पर रखकर खरीदारी करें स्टेट बैंक में। पहला टारगेट होगा 600 का, ये पोजिशनल टारगेट है और इवेंचुअल 610 रुपए का टारगेट है। तो 600-610 के पोजिशनल टारगेट के लिए गिरावट में स्टेट बैंक में खरीदारी करें। ओके, एसबीआई आज कमजोर खुले, नीचे मिले तो लेना है आपको, ये राय कुणाल जी की। अमृतसर भी हमारे साथ है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी क्यूएसआर इंडस्ट्री में है और उनके पास ब्रांड्स है जैसे केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज करीब 3000 करोड़ का है और दे आर ऑपरेटिंग अबाउट 1243 स्टोर्स और स्टोर्स डबल हुए हैं लास्ट 3 साल में और एक्सपेक्टेड है कि ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स करीब 2000 स्टोर्स हो जाएंगे। तो अच्छा ग्रोथ दिखने को मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। लास्ट 4 साल का जो रेवेन्यू कैगर है करीब 23% का है और ऑपरेटिंग एबिटा कैगर है करीब 46% का। Q4 के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यू में 28% ग्रोथ दिखाया है, एबिटा मार्जिन वाज अबाउट 20%। पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़ा वीक था। एक्सपेक्टेड है कि H2 FY24 में ये भी इम्प्रूव होगा। अभी नॉन मेट्रो एरियाज में फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 करीब 5 रुपये का है और मेरा टारगेट यहाँ पे बनता है 225 का ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, सो विच इज अबाउट 25% रिटर्न फ्रॉम हियर। ओके, तो ये है आपके लिए देवयानी इंटरनेशनल, इसमें खरीदारी करने की राय अमृतसर की तरफ से। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बंसल जी के हिल के बाद मेरा हल के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। हल में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से तेजी बन रही है। ऑलरेडी स्टॉक तेजी के ट्रेंड में ही है, बीच में छोटा मोटा डिप करेक्शन आते रहता है। हल में अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिली थी चार्ट्स के ऊपर। तो 3050 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 30-50 के स्टॉप लॉस से 3090-3100 के आसपास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 3150, दूसरा टारगेट बनेगा 3175। तो 1-2 दिनों के लिए खरीदारी करें 3050 के स्टॉप लॉस से 3150-3175 के टारगेट्स के लिए। आपके हल से बंसल जी हिले हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे और बंसल जी बाकी आपकी मुस्कुराहट गायब होने की वजह से भी हिले हुए हैं। कोई खास वजह है कि आप बंसल जी को देख के आजकल मुस्कुरा नहीं रहे सुमित जी? नहीं अनिल जी, मैंने भी नोट नहीं किया। हाँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ही इज सो फनी। यू शुड स्माइल। देखो बंसल जी, देखो हंस दिए बस। चलिए, तो मुस्कुराते रहो, क्या है, मार्केट तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग यही होने वाला है, जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। थोड़ी स्माइल चेहरे पर रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अब कई सारे नतीजे हैं जिस पर आज आपको फोकस भी करना है। थोड़े नतीजों की बात कर ली जाए क्योंकि एक्शन इस पर आ सकता है। वेल्सपन कॉर्प, कुणाल जी इस पर नजर डालें। वैसे मार्केट के रेडार पर काफी एक्टिवली रहता है। परफॉर्मेंस अगर आप देखें, रेवेन्यू उनका 2 गुना बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 5 गुना बढ़ा है, मार्जिन 3.5% के 10.3% हो गए, बट मुनाफा इनका फ्लैट रहा है क्योंकि अदर इनकम में बड़ी गिरावट है। 400 करोड़ वाली अदर इनकम सिर्फ 62 करोड़ रह गई है। जरा एक बार वेल्सपन कॉर्प के चार्ट देखकर बताएं आपकी राय। देखिए दीपांशु, नीचे के लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी वेल्सपन कॉर्प में हमने देखी और अब ये स्टॉक रिकवर होकर के 250 रुपये के आसपास की रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है। 250 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मेरी राय में एक बार के लिए जिनके पास पोजीशन है प्रॉफिट बुक कर ले तो हर्ज नहीं है। स्टॉक एक बार के लिए करेक्ट कर सकता है, कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। 250 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो फिर इसमें खरीदारी की राय देंगे। तो फिलहाल मेरी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की राय।
ओके, तो वेल्सपन कॉर्प इस पर रखते हैं नजर, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है इस काउंटर पर नतीजों का आज। रॉयल ऑर्किड होटल्स, यहाँ पर भी थोड़ी मिलीजुली परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें ऑपरेशनली बढ़िया नंबर्स हैं, एबिटा 21% बढ़कर आए, यानी कि 3.25 गुना बढ़कर आए। मार्जिन 17% के 30% हो गए हैं। रेवेन्यू 84% बढ़ा है, बट मुनाफे में हमने गिरावट देखी है क्योंकि इस क्वार्टर में एक थोड़ा टैक्स एक्सपेंस भी था और थोड़े और भी एक्शंस आपको आते हुए दिखे थे। रॉयल ऑर्किड, एक बार सुमित जी इसके चार्ट पर नजर डालें। कल थोड़ा वीकनेस के साथ बंद होते हुए दिखा था, करीब 2% नीचे। दिवांशु, ओवरऑल मेरे को लगता है कि रॉयल ऑर्किड के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चला जा सकता है। छोटा मोटा डीप जरूर आ सकता है, बट स्ट्रक्चर स्टॉक का मजबूत है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में हमने लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखी है। तो रॉयल ऑर्किड होटल यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करे, कोई भी डीप अगर 350 के लेवल्स तक आता है, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करे। ऊपर में जैसे ही ये 375-80 ये लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद स्टॉक के अंदर बढ़िया मोमेंटम बनेगा और फिर 400 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में रॉयल ऑर्किड में देखने को मिल सकते हैं। तो डीप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ओके, तो ये है आपके लिए रॉयल ऑर्किड जिस पर करना है फोकस। अमृतसर प्रेस्टीज एस्टेट्स, इसके एक बार नंबर्स देखिए। रेवेन्यू 10% बढ़कर आया है, एबिटा करीब 37% बढ़ा है, मार्जिन 21% के 26% हो गए, बट प्रॉफिट आधा हो गया है सर, क्योंकि बेस क्वार्टर्स में कई सारे एडजस्टमेंट्स थे जिसकी वजह से हमने आपको जिसकी वजह से ये मूव देखा। बट एसेंशियली प्रेस्टीज एस्टेट्स ठीक ठाक नंबर है। कल हमने शोभा की तरफ से शानदार नंबर्स देखे थे, कोई राय सर? नंबर्स तो ठीक ठाक थे, बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने लाइक लोअर नंबर्स देखे हैं। एंड आई थिंक फॉर रियल एस्टेट हम लोग को ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी भी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहता है। एंड ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे मैं पॉजिटिव हूँ, स्पेशली लुकिंग एट द एफोर्डेबल हाउसिंग एंड द ओवरऑल रेजिडेंशियल स्पेस, और जिस हिसाब से देयर इज डिमांड फॉर रिटेल स्पेस ऑल्सो, सो आई थिंक प्रेस्टीज ओवरऑल शुड डू वेल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यदि गिरावट आती है थोड़ी बहुत ये अर्निंग्स को देख के, आई थिंक दैट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये है आपके लिए प्रेस्टीज एस्टेट्स। कल शोभा स्टॉक ऑफ द डे था भी और हमने बड़ा मोमेंटम उस काउंटर में भी देखा था। आज देखते हैं प्रेस्टीज कैसा रिएक्शन आपको दिखाता है। RCF राष्ट्रीय केमिकल्स, यहाँ पर थोड़े कमजोर नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू फिर भी 14% बढ़ा है, बट कामकाजी मुनाफा आधा हो गया है, मार्जिन्स आधे हो गए हैं, मुनाफा भी 31% गिर कर आया है। RCF, बंसल जी एक बार चार्ट देखें सर, 101 102 का लेवल। दिवांशु, यहाँ पे चार्ट देखें तो चार्ट ठीक है, स्टॉक करेक्शन में चल रहा है और एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के एकदम पास में 101 के अराउंड है। 101 एक अहम सपोर्ट है। अगर 100 रुपीज़ के लेवल्स ये नतीजों के चलते टूटते हैं तो स्टॉक में एक डिप देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 93-94। ओके, तो यह है आपके लिए RCF। विश्वेश जी, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जरा इसको भी देख लीजिए। इसके नंबर्स भी आए थे, कमजोर नंबर्स है। 38% रेवेन्यू गिर कर आया है, एबिटा 63% गिरा है, 7% की मार्जिन 4.25% हो गए और 75% हमने मुनाफा गिरते हुए देखा है। ऑल कार्गो जरा देखें सर, कल भी 2% नीचे बंद हुआ था काउंटर। दीपांशु, देखिए शॉर्ट टर्म की बात करें तो लास्ट 7-8 वीक्स में स्टॉक काफ़ी साइडवेज ही रहा है और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि नंबर्स भी वीक है, मुझे लगता है कि स्टॉक का जो लोअर एंड ऑफ है वो समवेयर अराउंड 254 के आसपास है, वहाँ तक स्लाइड कर सकता है। बट रिलेटिवली अगर आप इसको थोड़े लंबे लिहाज से देखें तो स्टॉक ने उतना बड़ा नहीं, मतलब इतना बुरा नहीं किया है। 2021 के लो से ऑलमोस्ट 91 से स्टॉक 360 तक गया है, तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म शायद आउट परफॉर्मर है, पर इन शॉर्ट टर्म 250 और 250 के नीचे थोड़ा और स्लाइड होकर 220 तक आ सकता है। बट ये रिजल्ट का रिएक्शन देख के शायद डिसाइड करना चाहिए कि क्या 250-220 की रेंज में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे लगता है 250 इज अ गुड सपोर्ट इन अ वेरी नियर टर्म। सपोर्ट है उसके आसपास आता है, फिर देखते हैं क्या करना है इस पर। इस बीच कुछ खबरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी होते हुए दिख रही हैं। सेबी की तरफ से एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के एडिशनल डिस्क्लोजर को लेकर। एक फ्रेमवर्क ला रहा है सेबी जहां पर एडिशनल डिस्क्लोजर्स लिए जाएंगे FPIs की तरफ से। अब इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो FPIs को भी अब कैटेगरी में डाला जाएगा जिसमें हाई, मॉडरेट और लो रिस्क 3 कैटेगरीज हैं जिसमें FPIs को डिवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज आती हुई दिख रही है। अगर कोई भी FPI है जिसका टोटल AUM का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी कि 50% AUM एक ग्रुप में है
तो फिर वहां से एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी एफपीआई की ओनरशिप है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा एक लुक थ्रू बेसिस पर। तो बड़े एफपीआई जहां पर भारत का एक एक्सपोजर करीब 25,000 करोड़ का है, वहां पर ये डिस्क्लोजर्स लाने की बात की जा रही है। कैटेगराइज किया जाएगा अनिल जी, हाई, मॉडरेट, लो रिस्क। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर्स, और मोर इंपॉर्टेंटली दो चीजें, अगर एक ग्रुप में आपका 50% का एयूएम है, उससे ज्यादा का एयूएम है, तो ज्यादा डिस्क्लोजर्स चाहिए और ओनर आइडेंटिफाई की जाएगी लुक थ्रू बेसिस पर। कैसे समझ रहे हैं इसे? दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे पहली चीज़ तो कि एफआईज भी अब लोकल फंड्स की तरह या लोकल इन्वेस्टर्स की तरह कैटेगराइज किए जाएंगे। कौन से हाई रिस्क वाले होंगे, कौन से मीडियम रिस्क वाले, कौन से लो रिस्क वाले। हाई रिस्क से मतलब ये माना जाएगा कि अगर जैसे म्यूचुअल फंड में लिमिटेशंस हैं कि आप एक ग्रुप में 10% से ज़्यादा अपनी फंड की स्कीम का पैसा नहीं रख सकते, राइट। ठीक उसी तरह से एफआईज में भी अगर एक किसी फंड में 50% से ज़्यादा एक्सपोजर किसी एक ही कंपनी में है, एक ही ग्रुप में, तो उसे हाई रिस्क माना जाएगा। पहली चीज़, 25,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश वाली एफआईज को थोड़ा ज़्यादा डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे क्योंकि टू बिग टू फेल। 25,000 करोड़ है तो जाहिर सी बात है कि आपका बड़ा निवेश है, और जब बड़ा निवेश हो तो आपके बारे में सेबी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लुक थ्रू प्रोसेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन एक चीज़ साफ है, कहने का मतलब ये है कि इन एफआईज के पीछे कौन है, ये इन्वेस्टर्स कौन है, और इन एफआईज को ये फंड्स के चलाने वाले लोग कौन है, उनको ज़्यादा नज़दीकी से देखा जाएगा। अब ये पूरा कंसल्टेशन पेपर जो आ रहा है, इसे हाल ही के डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आए हैं जी। उस लिहाज से मुझे लगता है कि सेबी ज़्यादा डिस्क्लोजर लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने देखा कई सारे फंड्स ऐसे भी सामने नजर आए जहाँ सिंगल स्टॉक एक्सपोजर ऑलमोस्ट 100% था। ज़्यादा एक्सपोजर किसी एक स्टॉक में या ऐसे किसी एक ग्रुप में देखा गया, और आई थिंक उसको देखते हुए प्लस जिनका बड़ा पैसा हिंदुस्तान में लगा हुआ है उनको देखते हुए मुझे लगता है कि सेबी ये कंसल्टेशन पेपर लेकर आ रही है, जिससे कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके, जो रिस्क है वो थोड़ी लिमिटेड की जा सके, और सेबी के पास ये ज़्यादा पावर हो ये जानने पहचानने की उस फंड में इन्वेस्टर्स कौन है और उन फंड को चलाने वाले मैनेजमेंट के फंड मैनेजमेंट के लोग या फंड के स्पॉन्सर्स कौन है ये पता चल सके। तो उस दिशा में ये सेबी का कदम है। तो इसे इस कंसल्टेशन पेपर को उस दिशा से देखना चाहिए कि हाल ही के डेवलपमेंट को देखते हुए सेबी ने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा कंट्रोल लाने के लिहाज से ये कंसल्टेशन पेपर इशू किया। अब देखते हैं कंसल्टेशन पेपर कब फाइनल गाइडलाइंस में बनकर आता है। वैसे आमतौर पर जो कंसल्टेशन पेपर होता है वही गाइडलाइंस आमतौर पर, कभी कभार ही थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो फाइनल गाइडलाइंस आने में तो वक्त होगा, बट सेबी का इरादा उसी तरह का कि ताकि विदेश से जो पैसा भारतीय बाजार में आ रहा है उस पर सेबी ज़्यादा निगरानी रख सके, नज़दीकी से रख सके, उनके पीछे जो लोग हैं उनको जान पहचान सके ज़्यादा क्लोजली। इसके पीछे अच्छा कदम ही है फिर तो। ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो, बढ़िया। ओनरशिप किसकी पैसा लगाने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कहा भी है उन्होंने कि ऐसा नहीं कि मतलब सारी एफआईज को परेशानी हो इनके चलते, इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा और किसी भी एफआईज के किसी एक्शन से किसी पर कोई शक ना हो, है ना, कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाए, उस क्वेश्चन मार्क को दूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और फिर वही बात वही होगी कि जो लोग नीट क्लीन सही तरीके से पैसा ला रहे हैं, लगा रहे हैं, उन्हें दिक्कत भी नहीं है। करेक्ट, उन्हें दिक्कत भी नहीं, बस उतनी बात है। ठीक है सर, चलिए, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। डिस्कशन पेपर आए फिलहाल सेबी की तरफ से, देखते हैं इस पर और फाइनल एक्शन कब आएगा।